मित्रों नमस्कार। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन हमने पढ़ लिया है। उसका क्या महत्व है? दोनों प्रकार के विभाजनों का अलग अलग महत्व है। हम समझते हैं कि क्या महत्व है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, जिसमें मदर सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या बराबर होती है, मतलब दोनों कोशिकाएं एक जैसी ही होती है। तो इसका क्या महत्व है देखना। पहला महत्व है शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। मीन्स सभी जीवों की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। यही कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर और अरबों कोशिकाओं में बदल जाती है। तो शरीर की वृद्धि के लिए समसूत्री विभाजन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। दूसरा महत्व है टूट फूट की मरम्मत के लिए। जैसे शरीर पर कोई घाव हो गया तो घाव के आसपास की कोशिकाएं पुनः विभाजन करके अपना घाव भर देती है। इसी प्रकार शरीर के आंतरिक भागों में भी जो कोशिकाएं पुरानी हो जाती है, वो मर जाती है, तो उसके बजाय नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए, मतलब टूट फूट की मरम्मत के लिए भी समसूत्री विभाजन आवश्यक है। तीसरा, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के मध्य निश्चित अनुपात को बनाए रखने के लिए भी समसूत्री विभाजन आवश्यक है। इसका क्या मतलब है समझे। हमने शुरू में पहले ही दिन बताया था कि कोई कोशिका विभाजन क्यों करती है। कोशिका इसलिए विभाजन करती है क्योंकि जब कोशिका का आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो वो अपने आकार को पुनः छोटा बनाने के लिए, क्योंकि एक केंद्रक इतनी बड़ी कोशिका पर नियंत्रण नहीं कर सकता, तो ऐसी स्थिति में केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच एक निश्चित अनुपात रहेगा, तो एक केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों पर अच्छे से निगरानी कर सकेगा। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के मध्य निश्चित अनुपात को बनाए रखने के लिए भी समसूत्री विभाजन आवश्यक है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण समसूत्री विभाजन का महत्व है कि जो निम्न श्रेणी के जो जीव हैं, जो निम्न श्रेणी के जीव जैसे प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, कवक है, कुछ पादप वर्ग है, तो उनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। जनन की एक विशेष विधि है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव अपने समान जब नई संतति उत्पन्न करता है तो उसमें केवल समसूत्री विभाजन है। तो समसूत्री विभाजन द्वारा निम्न श्रेणी के जो जीव हैं वो जनन द्वारा नई संतान भी उत्पन्न करते हैं। तो ये चारों मुख्य महत्व है समसूत्री विभाजन के। बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है और विभाजन के बाद बनने वाली जो कोशिकाएं होती है वो अगुणित हो जाती है, हेप्लॉइड हो जाती है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो इसका क्या फायदा है? इसका यह फायदा है कि जो लैंगिक जनन करते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसमें दो जीवों का उपयोग होता है, नर और मादा दो जीवों का उपयोग होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो गुणसूत्रों की संख्या हर पीढ़ी में दुगुनी हो जाएगी। मतलब नर से भी 46 गुणसूत्र आ जाएंगे, मादा से भी 46 गुणसूत्र आ जाएंगे, तो अगली पीढ़ी में 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो ये क्रोमोसोम की संख्या बढ़े नहीं और है वैसी निश्चित बनी रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि क्रोमोसोम की संख्या को पहले आधा करो और नर और मादा से आधे आधे क्रोमोसोम अगली पीढ़ी में आएंगे, ताकि कि नए गुणसूत्र की संख्या है वैसी वैसी पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहे। तो उसके लिए लैंगिक जनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या को निश्चित बनाए रखने के लिए अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है। ये पहला। दूसरा, अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो जीन विनिमय मतलब क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें एक जीन एक गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित जीन जो है वो दूसरे क्रोमोसोम मतलब समजात क्रोमोसोम के ऊपर चले जाते हैं, जिससे जीनों के आदान प्रदान के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इन विभिन्नताओं के कारण डार्विन के सिद्धांत के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो यह विकास का एक क्रम है। तो जीन विनिमय से उत्पन्न विभिन्नताएं विकासीय प्रक्रम में भी हमारी सहायता करती है। ये दूसरा। तीसरा, अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित कोशिकाएं मतलब हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है। इन अगुणित कोशिकाओं को अपन युग्मक या गैमेट कहते हैं। तो अगुणित कोशिकाओं से जो युग्मक पैदा होते हैं वो अगली पीढ़ी में पृथक होकर और स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में गमन कर सकते हैं। ये आनुवंशिकता का मेंडल के नियम है। तो इसके आधार पर अगुणित कोशिकाएं अगली पीढ़ी में पृथक होकर और स्वतंत्र अपक्षयन का आधार होती है। तो इन तीनों महत्व के लिए अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है और इन चारों प्रकार के कार्यों के लिए समसूत्री विभाजन आवश्यक है। तो मित्रों, यह शॉर्ट वीडियो आपको कैसा लगा? आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।